7 minutes remaining.
डन। चलो स्टॉप राइटिंग। स्टॉप राइटिंग। बस बस बस, बज गए 5, ले गए, कॉपी हो गई खत्म, एग्जाम ओवर। डन। 194S किसका था, टेल मी। Virtual digital asset, ma'am. Digital assets. वर्चुअल डिजिटल एसेट। 194R Perquisite. Perquisite, benefit of perquisite. 35D Preliminary expenses. 5% of war stock. Preliminary expense. 56-10 Related. Gift. Related gift parties. gift to the relative, right? Yes. And exact text में there was rules related to valuation, है ना? अभी अब जैसे तुम बोलते थे ना मैम, हमको सेक्शन से याद नहीं रह रहा। ऑटोमेटिकली व्हेन यू हैव स्टार्टेड योर सेल्फ स्टडी, धीरे धीरे ऑलरेडी सेक्शन यू नो ना, कि हाँ कहीं कहीं पे पता चलता जा रहा है, ऑटोमेटिकली यू विल लर्न। कुछ चीजों पे फोकस करना है तो कुछ चीजें ऑटोमेटिकली यू विल लर्न। डे आफ्टर टुमारो आई विल गिव यू दैट वैल्यूएशन वाला चार्ट। आज और कल पॉसिबल नहीं हो पाएगा मेरे लिए भी। आज हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं, वी आर स्टार्टिंग विद द, एक ही टॉपिक छोटा सा हमारा बचता था, दैट वाज रिलेटेड टू बायबैक ऑफ सिक्योरिटी। एंड हमारा एक और टॉपिक जो आई हैव टोल्ड यू कि आई विल टेल यू कि चैरिटेबल ट्रस्ट में कहाँ कहाँ क्या क्या कैसे कैसे एडजस्टमेंट है, so that we need to do. Have you done the questions of the charitable trust? कंप्लीट हो गए चैरिटेबल ट्रस्ट के एग्जिट टैक्स और ये सारे क्वेश्चंस? हो गए। No, ma'am. No, ma'am. कब वो दिन Ma'am. कब आएगा आखिर? I'll complete after seeing that video, ma'am. ओके लक्ष्मी हैज अ वेरी वेरी रीजन, बिकॉज वो मेरे पे डिपेंडेंट हो गई। ओहो, वेरी वैलिड रीजन। नाउ व्हाट अबाउट अक्षय? Same, ma'am. अच्छा, यू आर आल्सो, तो तुम मुझे बोलो तो सही, आई इवन डोंट नो कि यू नीड द रिकॉर्डिंग। मेरे को ऐसे याद थोड़ी ना रहता है। Yes, ma'am. देखो मैं तुम्हें बता रही हूँ, आपने बोला था यूट्यूब पे लेक्चर वो कर लेना चैरिटेबल ट्रस्ट का। एटलीस्ट सेंड अ रिमाइंडर। यस मैम। मैम प्लीज शेयर द लिंक। वो लिंक शेयर करने में आई वुड टेक हार्डली 1 मिनट। यस मैम। तुम मेरे पे मत छोड़ दो। क्लास के बाद मुझे याद भी नहीं रहता है कि किस स्टूडेंट को एब्सेंट था, कौन प्रेजेंट था। ठीक है? यस मैम। बस वो पावर नहीं है Okay, ma'am. only that power is lacking in me कि I don't remember which student is present, which is absent after the class. ठीक है, चलो। तो नाउ अभी मैम कितना बच रहा है कोर्स अपना, एक बार इंडेक्सेशन पे आ जाए। जो चीजें टू बी फ्रैंक यू हैव टू डू वो भी टिक कर लेते हैं, और कुछ चीजें ना तुम्हें पता होनी चाहिए कि ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, बिकॉज यू हैव ज्वाइंट अ लिटिल बिट लेट। ठीक है, तो कम टू द इंडेक्सेशन वाला पार्ट। First, related to general text, we have done already. When you will see the recordings, you will find कि elementary part, और तुमने भी कुछ कुछ सुन लिया मेरे से, 115 BAB, 115 BAA, text planning वाले provisions. That means chapter 1 is done. Okay, ma'am, income from capital gain. अब I need your advice. See, income from capital gain, you also know, is a chapter that belongs more from your inter. You want to do live classes for this, or you want कि मैम एक बार रिकॉर्ड करके प्लीज यूट्यूब पे अपलोड कर दो, we will see that. What you prefer? तुम्हारे लिए क्या सही रहेगा? Record. YouTube recorded. पक्का? Yes, And ma'am. I'm giving, मेरे को पता है क्यों, क्योंकि now this is the time you want कि बस अब कनेक्ट भी नहीं होना, पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है। ये 2 घंटे कनेक्ट होना भारी लगता है, that I know. तो इफ एवरीवन विशेस ओके, फिर भी दोज हु वांट कि नहीं हमको तो हमारे ऊपर छोड़ दिया ना मैम, हम तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो व्हेन आई वुड बी रिकॉर्डिंग, मैं पहले ही बता दूंगी व्हाट्सएप पे, दोज हु वांट टू ज्वाइन एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग वो वहीं पे ज्वाइन कर लेना। यस मैम। है ना? तो दैट विल नॉट Okay, बी ma'am. Okay. कंपल्शन फॉर एवरीवन कि नहीं भैया आके ज्वाइन करना ही है।
सो दोज हु वांट दे कैन ज्वाइन, वो लाइव में कर लेना, बाकी लोग यूट्यूब पे देख लेना। बट दैट विल बी, देख लेने का मतलब है देख ही लेना, इसका मतलब ये नहीं देख लेंगे हो गया तो ठीक, वो मत कर लेना इसको। क्यों? क्योंकि इफ यू जुलाई 21 में देयर वाज एमसीक्यू का केस स्टडी नंबर 2, वो सिर्फ कैपिटल गेन के ऊपर था। तो यू कैन से कि एकदम इग्नोर कर देंगे, यू हैव टू डू दिस चैप्टर, बट yes comparatively other chapters से कम important है, but you have to do। मैम should we do question practice? मैं suggest करूंगी इसके लिए कुछ कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, इवन यू डोंट हैव टू डू द एंटायर क्वेश्चन की प्रैक्टिस फॉर दिस। तुम्हें भी पता है सेल्स क्या है, माइनस एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, व्हाट आर द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, व्हाट आर द कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, दैट यू नो। इंडेक्सेशन क्या होता है, तो डोंट फोकस मच ऑन द क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑफ कैपिटल गेन। जहां पे लगेगा मैं खुद ही बोलूंगी नहीं नहीं हाँ तो करना है यहाँ पे, इफ यू डू इवन वंस, कोई कोई जो तुम्हें लग रहा है कि नहीं यार ये तो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स है, फिर ठीक है, otherwise you can go with the flow, just provisions are more than sufficient here। ठीक है। then मैम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स थोड़े दिन पहले ही खत्म किया है, ठीक है, टिक कर लो। मैम वैल्यूएशन रूल्स टिक कर दो। मैम टैक्स ऑफ वीडीए दैट इज वर्चुअल डिजिटल एसेट, डन। मैम पीजीबीपी, आई होप पीजीबीपी, अगर मैं यहाँ से बोलूं तुम पता है क्या करो, लुक टू द इंडेक्सेशन and try to recall the provision only on the basis of indexation, कि याद भी आ रहा है कि उसमें क्या क्या लिखा था, that will also be very good for you, कि if you look the index and you can recall, perfect। मैम और क्या बचा? मैम ICDS का I will give you a chart and an audio note। चार्ट और ऑडियो नोट मोर देन सफिशिएंट। मैम आता है क्या ICDS? अब तक तो मैंने एक भी जगह पे ICDS का कोई क्वेश्चन नहीं देखा, व्हाई? बिकॉज ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो जस्ट द चार्ट एंड द ऑडियो नोट दैट आई विल गिव यू, उसको सुनना मोर देन सफिशिएंट, बट राइट इट डाउन, चार्ट प्लस ऑडियो नोट लिख लो। मैम amalgamation demerger done, bonus stripping done, taxation of dividend we have already done, और यहाँ लिख लो 115 BBD removed, because in that video you will find I have discussed 115 BBD, that is removed, amended है ही नहीं अब। मैम टैक्सेशन इन केस ऑफ लिक्विडेशन डन। मैम बाईबैक आज करेंगे, अभी खत्म करेंगे इसको। मैम पॉलिटिकल पार्टी दैट इज ऑलरेडी डन अर्लियर, जब तुम लोग नहीं थे तो पॉलिटिकल पार्टी डन, इलेक्टोरल ट्रस्ट डन, फर्म डन। मैम ये चैरिटेबल ट्रस्ट रिसेंटली वी हैव डन, ठीक है, तुम इसलिए टिक कर लो कि रिकॉर्डिंग में भी यू विल फाइंड दिस, तो यू विल नो कि है ये सब रिकॉर्डेड है। मैम एक्रीटेड इनकम रिसेंटली डन, AOPBY, business trust, investment fund, securitization, MAT, AMT, सब टिक 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 टिक। मैम व्हाट अबाउट कोऑपरेटिव सोसाइटी? रीड वंस। और एक ही चीज कोऑपरेटिव सोसाइटी की यू शुड फोकस नाउ, दैट सरचार्ज इज नाउ सिमिलर टू डोमेस्टिक कंपनी। इफ दे वांट टू टेस्ट, इसका MCQ टेस्ट हो सकता है, दैट इज इट, ठीक है। देन मैम 10AA we have done earlier, various entity में we have covered 10AA also। deduction I will give you a recorded class for the deduction, जो important है that I will give you deduction का भी also, but इसको I will actually give recorded क्योंकि CA final के level पे it's not that important, ठीक है, but समझना है तो I will give you that, तो इसको भी लिख लो record, and those who want to attend in that class they may, ठीक है। मैम व्हाट अबाउट रिटर्न फाइलिंग असेसमेंट प्रोसीजर? कल से यही स्टार्ट होने वाला है, फ्रॉम टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अप विद दिस। मैम एडवांस टैक्स इंटरेस्ट वाला पार्ट अभी के लिए इसको एरो करके रखो, आई विल टेल यू। TDS TCS डन। मैम डिस्प्यूट वाला पार्ट का ये डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमिटी दैट वी विल डू विद असेसमेंट प्रोसीजर, उसी के साथ जाएगा ये, ठीक है। Then cash loan deposit advance, I have already given you the class for that, तुम लोग को भी I will reshare that, तुम लोग के लिए भी reshare करूंगी, this we have done, इसमें ही गार वाला प्रोविजन भी था, okay। मैम what about clubbing? Not at all important for CA final, just read it,
just reading. मैम set of carry forward, yes, learn the provisions. क्वेश्चन भले ही प्रैक्टिस मत करो इसके, बट लर्न प्रोविजंस ऑफ सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड. व्हाई? DTAA में यू विल यूज सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, इनकम कंप्यूटेशन में यू विल यूज सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड. हर जगह यू विल यूज द प्रोविजंस ऑफ सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड. इंडिपेंडेंट क्वेश्चन ऑफ सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड नॉट एट ऑल पॉसिबल 101%. ठीक है, इससे ज्यादा श्योरिटी की कोई जरूरत नहीं होती. तो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड प्रोविजन शुड बी लर्न प्रॉपर्ली. ठीक है, एंड दैट आई हैव गिवन यू द मेंटरिंग टारगेट आल्सो कि उसका एक मुझे चार्ट चाहिए. अर्लियर आई हैव गिवन यू. देन इसके बाद टैक्सेशन ऑफ ESOP वी विल डू ऑन संडे. ये हमको करना है ESOP का टैक्सेशन. मैम एग्रीकल्चर इनकम, रिमेंबर आई हैव गिवन यू द रेफरेंस 33AB का इधर रेफरेंस करना है 416 दैट टेबल. डन. ठीक है, टनेज दैट यू विल डू, यू हैव टू लर्न इट. और इसका लर्निंग जैसा कि जैसा लर्निंग है एग्जैक्ट वैसा क्वेश्चन है. अगर तुम्हें लगता है समझाना है तो इट विल हार्डली टेक 10 minutes. आई कैन डू, दैट डिपेंड्स ऑन यू. देन गार अगेन, वो जो 266 वाला तुम्हारा वीडियो था उसी के अंदर गार भी था. दैट मीन्स कैश लोन डिपॉजिट एडवांस वाला जो था ना, आई हैव शेयर्ड अ वीडियो, उसी के अंदर गार प्रोविजन वाज आल्सो देयर. दोनों सेम ही, एक ही में. मैम पेनल्टी प्रोसिक्यूशन दैट वी विल डू, अभी पेंडिंग है, वो करना है हमको. ठीक है. एंड मैम SFT रिपोर्टेबल अकाउंट, दैट लास्ट डे पे जो एलिमेंट्री बचता है ना, लास्ट डे पे एलिमेंट्री दिस वी विल डू. मैम इंटरनेशनल टैक्सेशन पूरी बुक करके रखी है, ऑलरेडी डन. स्पेशल रेट ऑफ टैक्स का आई विल गिव यू अ चार्ट. दैट चार्ट विल हैव एग्जेम्प्ट इनकम आल्सो इंक्लूडेड इन दैट स्पेशल रेट का चार्ट. कि तुम पढ़ तो रहे हो कि दिस इज गोइंग टू बी टैक्सेबल, पर ये देखो कि एग्जेम्प्ट इनकम में उस इनकम को एग्जेम्प्ट करके रखा है. ओके, सो मोस्ट प्रोबेबली tomorrow we will be starting assessment procedure. 100% we will be starting on Sunday. We can close your batch. ठीक है, अब एक हफ्ते है, झेलना तो पड़ेगा. मैम जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया उनका टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड रिकॉर्डेड दोगे ना? मतलब नहीं हो रहा पूरे क्या? पूरे जो तुम्हारे अभी छूटे ना सारे रिकॉर्डेड रहेंगे. व्हाट यू कैन डू, मैं तुम्हारा जैसा हमने पहले डिसाइड किया था ना, जैसे जैसे तुम करते जा रहे हो आई कैन टेक द वाइवा, ताकि तुम्हारा हो रहा है या नहीं हो रहा तो हम वैसा करेंगे. ठीक है, चलो लेट अस स्टार्ट विद द बायबैक वाला टॉपिक. क्या है भाई ये बायबैक वाला टॉपिक? कुछ टफ है, कुछ इजी है, कुछ नहीं, बहुत फालतू सी चीज है. हाफ एन आवर एंड वी विल बी डन विद दी बायबैक वाला टॉपिक. क्या दिया मैम बायबैक के टॉपिक में? सो टैक्सेशन इन केस ऑफ बायबैक, इन केस ऑफ शेयर्स और स्पेसिफाइड सिक्योरिटी. हाईलाइट भी करते जाना साथ में. फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव गिवन इन केस ऑफ शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी. तो मैम कुछ शेयर्स की बात हो रही है और कुछ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज की बात हो रही है. तो मैम यहाँ पे कहीं पे दे हैव गिवन एनी स्पेसिफाइड सिक्योरिटी की डेफिनेशन नहीं. दैट मीन्स इफ इन क्वेश्चन they will use the word specified security, that is the hint for you. क्योंकि specified security क्या है, they have not given. क्या बोलता है? in case of shares or specified security other than domestic company. तो मैम या तो security या फिर shares होंगे, बट ये शेयर्स और सिक्योरिटी किसके नहीं हो सकते? इट शुड नॉट बी ऑफ डोमेस्टिक कंपनी. ऐसा क्यों? वी विल फाइंड, अभी आगे ही आ जाएगा क्यों ऐसा है. क्योंकि डोमेस्टिक कंपनी के लिए अलग ट्रीटमेंट दे हैव गिवन इन दिस चैप्टर ओनली. तो मैम इफ इट इज स्पेसिफाइड सिक्योरिटी और शेयर्स ऑफ अदर देन अ डोमेस्टिक कंपनी, तो मैम यहाँ बोलना क्या चाहते हैं? यहाँ पे बोलना चाहते हैं कि सपोज आपने शेयर्स इशू किए टू द शेयर होल्डर्स. ये रहे शेयर होल्डर्स जिनको मैं क्या कर रही हूँ, शेयर्स इशू कर रही हूँ. आफ्टर इशूइंग द शेयर आई एम परचेसिंग द शेयर्स फ्रॉम देम अगेन, दैट इज बायबैक कर रही हूँ. तो बायबैक करने पे क्या टैक्सेशन होगा? वो बायबैक का टैक्सेशन दे आर सेइंग. तो बोलते हैं मैम सपोज 100 रुपीज में हमने शेयर्स क्या किए थे, इशू किए थे शेयर होल्डर्स को, एंड सपोज मैम 80 रुपीज में हम बायबैक कर रहे हैं मे बी, और मे बी वी आर बाइंग इट बैक एट 120 रुपीज. एट द केस में भी कुछ भी हो सकता है वो.
तो मैम अगर हम बायबैक करते हैं और अगर कोई गेन होता है टू द कंपनी इन केस ऑफ बायबैक, तो बायबैक के केस में जो गेन है कंपनी को, वेदर इट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ कंपनी और इज इट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर, किसके हैंड पे टैक्सेबल होगा। यहाँ पे बोलते हैं सबसे पहली चीज, इफ इट इज अ कंपनी, स्पेसिफिकली बोल रहा है इफ इट इज नॉट अ डोमेस्टिक कंपनी, तो कंपनी के केस में कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं है, नो ट्रीटमेंट इन द केस ऑफ कंपनी। मैम बट शेयर होल्डर्स के अंदर, शेयर होल्डर्स इज गोइंग टू पे द टैक्सेस, शेयर होल्डर को कैपिटल गेन होगा, शेयर होल्डर टैक्सेस पे करेंगे। अब मेरे को एक चीज बताओ मैम, आई हैव इशूड शेयर्स टू द शेयर होल्डर एट द रेट ऑफ 100, मैंने जब शेयर होल्डर्स को शेयर दिए थे, दे हैव पेड मी 100 रुपीज, इज इट इन एनी केस पॉसिबल कि तुम 80 रुपीज में बायबैक करना चाहोगे एंड दे विल अग्री, until and unless it is reconstruction or resolution plan has been passed, ठीक है, until and unless कोई ऐसी difficult situation है for the company, तब तो वो बोलेंगे ठीक है वापस बायबैक कर लो कम में, लेकिन यहाँ पे इन जनरल 80 में तो बायबैक नहीं होगा, यहाँ पे होगा तो ज्यादा पे बायबैक होगा। तो मैम कहना है से कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वाज 100 रुपीज फॉर द शेयर होल्डर, बट अभी जब उनको मनी मिला है 120 मिला है, तो दिस इज 20 रुपीज का कैपिटल गेन इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। कैन आई से दैट, बोल सकते हैं। तो मैम देखो ना, अगर हम ऐसे भी बात करें कि सपोज कंपनी इज पेइंग 120 रुपीज एंड 100 रुपीज वाज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इन सच केस कंपनी को तो वैसे भी टैक्स नहीं देना होगा बिकॉज कंपनी इज पेइंग मोर, तो भी तो कोई टैक्स ट्रीटमेंट हो ही नहीं सकता ना इन द हैंड्स ऑफ कंपनी, अंडरस्टूड। बट मैम यहाँ पे शेयर होल्डर्स आर रिक्वायर्ड टू पे द टैक्सेस। अब शेयर होल्डर कैसे पे करेंगे, कैसे कैलकुलेशन होगा, सिंपल सी बात मुझे तुम ही बताओ, हाउ वुड आई कैलकुलेट कैपिटल गेन। यहाँ क्या लिखूं कैपिटल गेन कैलकुलेशन के लिए, सबसे पहले अगर बुक नहीं भी देखते तो मेरे को बताओ क्या लिख सकते हैं। बायबैक प्राइस, बायबैक प्राइस, बायबैक, Cost of हाँ business. नॉर्मल हाँ, लैंग्वेज में बायबैक, फुल वैल्यू ऑफ या फिर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, यही लिख सकते हैं। चलो माइनस क्या करो तुम्हारे अकॉर्डिंग, व्हाट शुड आई सब्ट्रैक्ट, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, बस ओनली कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, या ऑब्लिक करके कुछ और भी लिख सकते हैं, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। नाउ टेल मी, एक और चीज भी तो होती है ना, वो इम्प्रूवमेंट भी तो आता है, लिखो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। शेयर्स के केस में शेयर्स के लिए नहीं आता पर वो मैम कैसी बातें करें, शेयर्स का कौन सा इम्प्रूवमेंट, तो सिंपल सा क्या आएगा, फेयर वैल्यू ऑफ फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन और बायबैक प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। लो भैया क्या निकल गया, आइदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। मैम पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से चालू होगा, फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन, जब भी तुमने एक्वायर किया था, डेट ऑफ एक्विजिशन से टिल बायबैक, ये हो गया तुम्हारा कैपिटल पीरियड ऑफ होल्डिंग। मैम एक सेकेंड, आपने कुछ गलत लिखा, क्या गलत लिखा, why you have written only short term capital gain oblique long term capital gain, why you are not writing short term capital loss, long term capital loss, tell me the reason, अभी बताया था। ये तो पता है मैम कि कम पे बाय नहीं कर सकते, Because it cannot be. शेयर होल्डर्स ही एग्री नहीं करेंगे, वहां से कम पे कैसे बाय कर रहे हो तुम। तो डन, दिस इज डन पहला वाला। अब देख लो एक बार जल्दी से, फिर हम आते हैं डोमेस्टिक कंपनी के ऊपर, खत्म। यस मैम देख लिया। डन है। चलो अब नेक्स्ट वाले पे मूव करते हैं। मैम नेक्स्ट वाला क्या बोलता है, नाउ मैम अभी यहाँ पे पता है आपको क्या लिख के बोला था, क्या बोला था,
कि other than domestic company, this share should not belong to a domestic company, the security should not belong to a domestic company. अब वही बोलना चाहते हैं कि in case it is a domestic company and के domestic company के shares है तो क्या होगा? मैम एक मिनट आप थोड़ा नोटिस करो. In case of shares of domestic company, in case of shares of domestic company, कुछ तो मिसिंग लग रहा है मुझे वहां. सिक्योरिटी, Specified Securities is not there. ठीक है. तो मैम यहाँ पे डोमेस्टिक कंपनी है, डोमेस्टिक कंपनी के शेयर्स है. मैम वेदर द कंपनी इज लिस्टेड और वेदर द कंपनी इज नॉट लिस्टेड कोई फर्क नहीं पड़ रहा. लिस्टेड कंपनी हो अनलिस्टेड कंपनी हो, कॉमन चीज ये है कि इट इज अ डोमेस्टिक कंपनी एंड डोमेस्टिक कंपनी के शेयर्स के बारे में वी आर नाउ डिस्कसिंग कि अब उसका टैक्स क्या होगा. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. यहाँ बोलते हैं मैम इन केस ऑफ डोमेस्टिक कंपनी, क्या कंपनी के हैंड में इट इज गोइंग टू बी टैक्स्ड और नाउ इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स इट इज गोइंग टू बी टैक्स्ड. अब उल्टा है. If it is a domestic company, in such a case, the premium that has been received by the shareholders on buyback, ये सब जो बायबैक पे क्या मिला है प्रीमियम वगैरह यहाँ पे हो रहा है, ये किसके लिए एग्जेम्प्ट है? शेयर होल्डर्स के लिए 1034A. So the amount received by shareholders on buyback of shares, this is exempt now in the hands of shareholders. That means यहाँ पे the amount that is received by shareholders in the case of buyback, इसके ऊपर टैक्स कौन पे करेगा? Now company is required to pay the taxes. ठीक है, कैसे समझेंगे अभी. तो मैम when we did the buyback में suppose 120 rupees we have paid to, suppose 120 rupees buyback price we have paid to the shareholder. Although when shareholders has purchased these shares, it was at a cost of only 100 rupees. तो बोल रहे even 100 and you are paying 120, that is exempt under section 1034A. ठीक है, फिर क्या? तो यहाँ बोलते अब कंपनी को देखो. सेक्शन 115Q डोमेस्टिक कंपनी शैल पे द टैक्स. यहाँ पे डोमेस्टिक कंपनी 23.296% पे टैक्स पे करेगी, दैट इज 20%. कंपल्सरी सरचार्ज 12% एंड 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस उनको पे करना पड़ेगा. किसके ऊपर? ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम विच इज कैलकुलेटेड एज अंडर. क्या वर्ड यूज किया है? एंड इन योर आंसर कॉपी आल्सो यूज दिस वर्ड डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम. तो बोलते हैं इतना टैक्स लगेगा किसके ऊपर? डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम. अब ये डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम क्या है मैम? डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम इज नथिंग buyback price, ओके, माइनस हमने कितने पे इशू किया था? इशू प्राइस. बायबैक प्राइस माइनस इशू प्राइस, इसी को तो हम क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम. तो यहाँ वर्ड क्या यूज कर रहे हैं? इन केस ऑफ डोमेस्टिक कंपनी द इनकम दैट यू हैव डिस्ट्रीब्यूटेड. In such a case, if company is distributing at a higher rate, premium पे वो क्या कर रही है? Buyback कर रही है. तो in case of buying it back at premium, domestic company is required to pay the tax at the rate of 20% plus compulsory surcharge plus health and education cess. ठीक है, और क्या मैम? ये इशू प्राइस में कुछ लिखा है ना, इंक्लूडिंग प्रीमियम. तो हाँ ना, ओवरऑल प्रीमियम इंक्लूड करके ही तुम्हें चेक करना है. सपोज यू हैव आल्सो इशूड दैट एट द टाइम एट प्रीमियम, तो प्रीमियम इंक्लूड करके ही होगा. खत्म हो गया? बिल्कुल खत्म हो गया. था कुछ भी नहीं. सीधा बोल रहे अगर ये डोमेस्टिक कंपनी नहीं है तो शेयर होल्डर विल पे. ठीक है, if it is a domestic company then domestic company will pay at 20 plus 12 plus 4%. अब दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है इसको निकालना कि what would be my issue price. क्योंकि वो बोल रहे कि देखो बायबैक प्राइस तो अभी डिसाइड हुई, लेटेस्ट वी हैव डिसाइडेड व्हाट इज द बायबैक प्राइस. यहाँ पे दे हैव गिवन अस रूल्स. उन्होंने रूल दिए हैं इशू प्राइस के रिस्पेक्ट में. मैम क्यों दिए हैं रूल्स इशू प्राइस के रिस्पेक्ट में? हमको समझो एक चीज, जैसे जैसे दे विल इंक्रीज इशू प्राइस अननेसेसरी,
वैसे वैसे डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम विल रिड्यूस, एंड जैसे जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम विल रिड्यूस माय टैक्स विल आल्सो रिड्यूस। आर यू गेटिंग रीजन? तो रूल तो देना पड़ेगा ना कि हम बताएंगे तुमको कि इशू प्राइस क्या है। क्यों? बिकॉज इफ यू अननेसेसरी इंक्रीज योर इशू प्राइस तो तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम डिक्रीज होगा, एंड व्हेन योर डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम इज गोइंग टू डिक्रीज, भाई हमारा टैक्स भी कम हो जाएगा। सो दैट इज द रीजन दे हैव गिवन सर्टेन रूल्स। अब मैम यहाँ पे जैसा आपने बोला कि टैक्स वगैरह ये 20 + 12 + 4% पे करना, व्हाट इफ वी फेल टू पे इट एट द टाइम दे हैव गिवन? कुछ टाइमिंग दिया है, अगर हम उस टाइम पे नहीं पे कर पाते तो व्हाट वुड बी द इंटरेस्ट? 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ। मैम ये कितनी जगह नहीं पढ़ लिया हमने 1% पर मंथ पार्ट ऑफ द मंथ? मुझे याद दिलाओ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हो गया 1% पर मंथ पार्ट ऑफ द मंथ, और एक जगह कहाँ पढ़ा है तुमने सेम? TDS से इंटरेस्ट। ओके, और अभी रिसेंटली याद आया? याद आया? वहां पे भी ये था ना कि एग्जिट टैक्स चैरिटेबल ट्रस्ट अगर तुमने नहीं पे किया एग्जिट टैक्स MMR की रेट पे, तो 1% पर मंथ पार्ट ऑफ द मंथ विल बी द इंटरेस्ट दैट यू शुड पे इन 14 डेज। यहाँ पे भी वही लिखा है, देखो, इंटरेस्ट 1% पर मंथ पार्ट ऑफ द मंथ एप्लीकेबल फ्रॉम 15th डे, मतलब 14 डेज के अंदर यू हैव टू पे दिस। जैसे ही एप्लीकेबल होता है, इफ यू फेल टू पे विद इन 14 डेज, 15th डे के अंदर टैक्स तुम्हारा इंटरेस्ट चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। डन? अभी तक कितना बोला मैम? अभी तक बोला कि इफ इट इज अ कंपनी अदर देन अ डोमेस्टिक कंपनी, इफ इट इज अ कंपनी अदर देन अ डोमेस्टिक कंपनी, इन सच अ केस सबसे पहले आपको बोला है कि शेयर होल्डर्स इज रिक्वायर्ड टू पे द टैक्सेस, वेयर वी विल कैलकुलेट फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, दैट विल गिव मी आइदर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एज द case may be. But if it is a domestic company and it has shares only shares, not specified security, so if it is having only share, in such a case, इस केस में आपको क्या करना है? In such a case, you are required to, domestic company is required to pay the taxes at 20 + 12 + 4%, and अगर लेट होते हैं 14 डेज के अंदर, you fail to pay 1% per month part of the month का इंटरेस्ट है। How you will calculate buyback price minus issue price, जिसमें प्रीमियम इंक्लूडेड है, बट अब ये जो इशू प्राइस है वो क्या होगा, उसके लिए रूल्स करना, और यही इंपॉर्टेंट है। बट कितना इंपॉर्टेंट? इट इज अ बी कैटेगरी चैप्टर। आई कैन नॉट से कि बहुत अच्छा चैप्टर है, बट बी कैटेगरी, बस इतना, ठीक है। चलो, तो मैम हम इशू प्राइस कैसे कैसे बता रहे हैं, तो सबसे पहले बोलता है इशू शेयर्स कैसे किए तुमने? शेयर्स इशू करने के भी तो वेज होंगे ना, जैसे माइट बी ESOP यू हैव गिवन, ये भी एक तरीका है शेयर इशू करने का। मैम might be we have done subscription, proper subscription was done with respect to the shares, वो भी that is also a way to issue the shares। और क्या हो सकता है मैम? amalgamation is also possible, demerger is also possible। अच्छा, तभी बताया कि what would be the issue price, क्योंकि there are variety of cases और अलग अलग cases में issue price हम बताएंगे। तो पहला केस बोलते हैं share issued by company on its subscription, सब्सक्रिप्शन करने पे शेयर्स इशू किए हैं कंपनी ने। ओके, तो क्या होगा? वट एवर अमाउंट इंक्लूडिंग प्रीमियम एक्चुअली रिसीव बाय कंपनी। सब्सक्रिप्शन तुमने अप्लाई किया होगा, अप्लाई करते वक्त यू वुड हैव पेड सर्टेन अमाउंट, तो ये कितना अमाउंट तुमने पे किया था इंक्लूडिंग प्रीमियम जो कंपनी रिसीव कर रही है? तो यू हैव टू यूज दिस वर्ड, अमाउंट रिसीव्ड बाय कंपनी। कंपनी को कितना पैसा मिला वो हो गया तुम्हारा इशू प्राइस। तो बायबैक माइनस दिस इशू प्राइस, ये निकल के आ गया तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम, एंड कैलकुलेट 20 + 12 + 4%। डन? चिराग, डन? ठीक है। देन ये इंपॉर्टेंट है और लॉजिक अब तुम बताओगे, क्योंकि तुम्हारे ब्रेन को ऑक्सीजन की जरूरत है, मुझे दिख रहा है। चलो बताना सेकंड वाला चिराग, वेयर प्रायर टू बायबैक, बायबैक से पहले company has returned any sum out of amount received,
सपोज करो ये कंपनी है, इस कंपनी को सपोज करते हैं 100 रुपीज रिसीव हुआ था, बट बिफोर बायबैक उसने 20 रुपीज ऑलरेडी रिटर्न कर दिया, ऑलरेडी इट हैज रिटर्न। ठीक है, तो मुझे ये बताओ इशू प्राइस यहाँ पे क्या कंसिडर करना है, और ये क्या लिख के रखा है? 80। नहीं, क्या लिख के क्या रखा है? बताओ, दिमाग चला? ऑक्सीजन गई दिमाग तक? अब सुनो, ये 115 ओ क्या है? यहाँ पे बोला है सपोज प्रायर टू बायबैक, प्रायर टू बायबैक, प्रायर टू बायबैक कंपनी हैज रिटर्न सर्टेन अमाउंट। ठीक है, तो मैम ये प्रायर टू बायबैक का टाइम है, और यहाँ पे कंपनी अब एक्चुअल में क्या कर रही है? बायबैक कर रही है। मेरे बात में थोड़ी सी ध्यान से सुनना। प्रीवियसली क्या होता था कि व्हेनेवर कंपनी डिस्ट्रीब्यूट एनीथिंग, एक्यूमुलेटेड है कुछ भी, 222 A B C D यू विल अंडरस्टैंड। कब समझोगे? जब तुम डिविडेंड टैक्सेशन करोगे ना, इन दैट देयर इज सेक्शन 222 A, 222 B, 222 C जो हमने लिक्विडेशन वाला किया, 222 D, 222 E। अब यहाँ पे ना 222 A बोलता है एनी असेट डिस्ट्रीब्यूटेड अप टू द अमाउंट एक्यूमुलेटेड, जो प्रॉफिट एक्यूमुलेट किया उस तक कुछ भी आप असेट डिस्ट्रीब्यूट करते हो टू द शेयर होल्डर। असेट मीन्स कैश ऑल्सो। तो ये क्या कंसिडर करते थे उसको? डीम्ड डिविडेंड। तो वॉट एवर अमाउंट इवन डिस्ट्रीब्यूटेड, तो वो क्या चला गया? डीम्ड डिविडेंड। और हम डीम्ड डिविडेंड है, और पहले ऐसा होता था, प्रीवियसली इट वाज कि 115 को कहता था डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स इज टू बी पेड बिकॉज डिविडेंड इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी। एंड सेक्शन 10 सबसेक्शन 34 कहता था डिविडेंड रिसीव्ड बाय शेयर होल्डर इज एग्जेम्प्ट। यू नो दैट पहले ऐसा था कि earlier it was domestic company was required to pay the taxes on dividend, और बिकॉज मैम ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे ना, ड्यू टू ऑल दिस सेक्शन डीम्ड डिविडेंड वाले सेक्शन के रीजन से, सपोज अभी जैसे आपने बोला 20 डिस्ट्रीब्यूट किया, तो दैट 20 वाज रिगार्डेड एज डिविडेंड। एंड पहले ऐसा होता था मैम, डिविडेंड पे हु इज रिक्वायर्ड टू पे द टैक्स अंडर 115O, अंडर 115O डोमेस्टिक कंपनी वाज रिक्वायर्ड टू पे द टैक्सेस। इसका मतलब मैम 20 पे ऑलरेडी टैक्स वाज पेड। यस, 20 पे ऑलरेडी टैक्स वाज पेड बाय द डोमेस्टिक कंपनी। अब मेरी बात सुनना, बिकॉज चिराग ने बोला कि मैम इफ 100 इज द बायबैक प्राइस, 20 सब्ट्रैक्ट कर दो इसमें से, इसको 80 कर दो, ऐसा कर दो, 20 सब्ट्रैक्ट कर दो और 80 क्या मान लो आप? 80 आप मान लो कि इशू प्राइस इज 80। क्या ऐसा करना सही होगा या नहीं होगा? यहाँ नीचे लिखा है उसने, इफ कंपनी हैज पेड डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स ऑन रिटर्न्ड अमाउंट देन इट विल नॉट बी रिड्यूस। बोल रहा है अगर कंपनी ने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे किया है तो यू शुड नॉट रिड्यूस दिस फ्रॉम योर इशू प्राइस। इशू प्राइस में से उतने अमाउंट को रिड्यूस नहीं करने की बात कर रहा है, दैट यू शुड नॉट रिड्यूस। लॉजिक पता है क्या है मैम? सपोज करो कि 120 इज योर बायबैक प्राइस। सपोज क्या है? 120 आपका बायबैक प्राइस है। अगर मैम आप क्या करते हो, आपने जब इनिशियली ये शेयर्स को इशू किया था, यू वुड हैव टेकन 100 रुपीज। अगर हम इग्नोर करते हैं
20 रुपीज मैंने पे बैक कर दिया है, बट हियर आई एम इग्नोरिंग दैट 20 रुपीज, आई एम नॉट सब्ट्रैक्टिंग इट। और यहाँ पे मैं इग्नोर नहीं करते हुए मानती हूँ कि 80 रुपीज है। आर यू गेटिंग? इग्नोर नहीं करते हुए मैं क्या मान रही हूँ, नाउ इट इज 80 रुपीज, जिसपे मैंने कभी इसको क्या किया था, इशू किया था। मैम पता है क्या होगा, हियर द डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम इज 20, बट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम 40 होगी। फिर से आपको यहाँ पे डबल टैक्सेशन होने जा रहा है। व्हाई? बिकॉज यू हैव रिड्यूस डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन वाली इनकम को रिड्यूस किया। उसको रिड्यूस करने से आपका इश्यू प्राइस कम हुआ, इश्यू प्राइस कम होने से आपका डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम इंक्रीज हुआ, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, टैक्स भी इंक्रीज हो जाएगा। अंडरस्टूड दैट? क्या ये बात समझ में आई मैम? ये रहा मेरा, जब हमने शेयर्स इशू किए थे, वी हैव इशूड शेयर्स एट 100 रुपीज, बायबैक प्राइस इज 120 रुपीज, और यहाँ से हमने 20 रुपीज ऑलरेडी पे कर दिया, वापस पे कर दिया किसको, शेयर होल्डर्स को। बट वॉट एवर यू हैव पेड टू शेयर होल्डर, इट वुड बी रिगार्डेड एज डिविडेंड, एंड डोमेस्टिक कंपनी वुड हैव पेड डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स ऑन इट। तो बोलता है कि यहाँ पे बायबैक माइनस आप क्या करते हो, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन करते हो ना, तो 100 ले या 80 ले आप, बिकॉज यू हैव रिटर्न दैट 20 रुपीज तो तुमने रिटर्न कर दिए। तो यहाँ बोल रहा है कि इग्नोर दैट, किसको इग्नोर करो, वॉट एवर यू हैव रिटर्न, उसको सब्ट्रैक्ट मत करो इशू प्राइस में से, क्योंकि इफ यू सब्ट्रैक्ट दैट विल इंक्रीज योर डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम। अगर तुमने वो 20 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम को इंक्रीज करेगा, दैट मीन्स फिर से टैक्स पे करना पड़ जाएगा। सो फॉर दैट पर्पस वॉट एवर डिस्ट्रीब्यूशन यू हैव मेड, डू नॉट रिड्यूस इट फ्रॉम योर इशू प्राइस। डन? आया समझ में? रीजन समझ में आ गया? स्टार किसको करोगे, सिर्फ ये। Logic, if you want to write, you can write. Done? Ma'am, another way, ESOP. You can also issue the shares in form of employee stock option. तो उसमें क्या करें मैम, तो whatever amount credited, employee stock option देते हो तो whatever amount you have credited to share capital, either check that. वो नहीं है तो you can also check fair market value, but whatever is lower, because benefit दिया है ना, तो या तो fair market value is lower, या तो क्या lower है तुम्हारा, share capital that you have received. Whatever is lower उसको consider करो मैम। lower का logic समझ नहीं आया, why lower, ये बोलो ना fair market value और credit whichever is higher। तुम सोचो ना, lower अगर लोगे तभी तो your distributed income will increase. Are you getting? अगर मैम buyback 120 है and suppose credit हुआ 100 rupees and fair market value is 110, लोअर लेने से मेरी डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम इंक्रीज होगी, जिससे टैक्सेस विल इंक्रीज। सो दैट इज द रीजन ESOP के केस में फेयर मार्केट वैल्यू और व्हाटएवर क्रेडिटेड टू द शेयर कैपिटल व्हिचएवर इज लोअर। डन? ESOप थोड़ा सा नोडिंग वगैरह करते रहो, है ना, सुन रहे हो ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. फोर्थ, शेयर्स आर इशूड अंडर द स्कीम ऑफ अमलगमेशन। मैं नहीं बता सकती, मुझे आता भी नहीं है, तुम ही बताओ। शेयर्स इशूड इन अमलगमेशन, Amalgamating companies. whatever amalgamating company receiving, तो अमाउंट रिसीव बाय अमलगमेटिंग कंपनी, बिकॉज तुम जब अमलगमेटिंग कंपनी को क्या कर रहे हो, ले रहे हो, तो यू विल बी पेइंग समथिंग टू द अमलगमेटिंग कंपनी, तो व्हाटएवर अमाउंट यू हैव पेड। डीमर्जर में बताओ, सोच समझ के बताओ, डीमर्जर में
इफ यू रिमेम्बर लिक्विडेशन में दिस फॉर्मूला वी हैव डन, ये वही फॉर्मूला लिख के बता रहा है इन केस ऑफ डीमर्जर व्हाट वुड बी द इशू प्राइस. इज इट दैट नेट वर्थ ऑफ द डीमर्ज कंपनी बिफोर डीमर्जर? तब क्या था? तब मेरा ओवरऑल नेट बुक वैल्यू वाज दिस. तो आज मेरा जब बुक वैल्यू इतना है आफ्टर डीमर्जर, तो व्हाट विल बी माय इशू प्राइस? तो दिस इज नथिंग. इसको क्या करो, फॉर्मूले के फॉर्म में लिखो. ऐसे ये थ्योरेटिकल लिखा है ना, मेक द फॉर्मूला राइट नाउ. डन मैम. डन. तुम लोग ने लिख लिया, फिर मैं लिखूं कि नहीं? लिख लिया मैम. मैम Yes, व्हाट ma'am. इज इन केस ऑफ डीमर्जर इन द हैंड्स ऑफ डीमर्ज्ड कंपनी? ये भी तुम ही बता सकते हो मुझे. दिस वी हैव ऑलरेडी डन अगेन इन लिक्विडेशन. सबट्रैक्ट करोगे ना, सबट्रैक्ट करके व्हाटएवर इज लेफ्ट वो निकालोगे. बताओ. इफ यू नो लिक्विडेशन वाला पार्ट, ये वही दोनों वही सेम है. लिक्विडेशन में वी हैव डन द कैलकुलेशन. याद आ रहा है? चलो. Now tell me, shares issued or allotted as a part of consideration for the acquisition of any asset or settlement of liability. मैम मैंने कोई asset purchase की, okay. For the purchase of asset I have issued shares, और for the settlement of liability I have issued the shares. तुम ही बता दो क्या करें. मैम asset और liability की fair market value check करो, और the amount credited to the share capital उसको check करो. सबसे पहले देखो असेट या लायबिलिटी का आपका फेयर मार्केट वैल्यू क्या है, और द अमाउंट दैट यू हैव क्रेडिटेड टू शेयर कैपिटल. फिर से इसका क्या लो मैम, विच एवर इज लोअर. तुम बताओ लोअर क्यों लेना है? नाउ यू नो द रीजन, क्योंकि लोअर से डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम विल इंक्रीज. तो विच एवर इज लोअर ले लो. एंड ये जो भी आ रहा है मैम, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड एज अ पार्ट ऑफ कंसिडरेशन. ये क्या किया? बी, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड एज अ पार्ट ऑफ कंसिडरेशन. नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देंगे तो फिर अमाउंट निकल जाएगा. पर शेयर कितनी वैल्यू है? एक बार ऊपर देखो, अमाउंट रिसीव्ड इज इक्वल टू, ऊपर क्या लिखा है, ए माइनस बी डिवाइडेड बाय सी. ये क्या है? सी इज नंबर ऑफ शेयर्स. वो तो मैं खुद ही बता दूं कि दिस इज सी इज नंबर ऑफ शेयर्स. ये क्या है? ए माइनस बी क्यों किया? लॉजिक बताओ. नेट निकालने के लिए. भाई मेरी असेट है सपोज करो 10 लाख की. फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द असेट और क्रेडिट व्हाटएवर इज लोअर इज कमिंग टू बी 10 लाख, बट एक्चुअल में द अमाउंट आई एम पेइंग इज 12 लाख. हो सकता है ना? तो हमको उन दोनों के बीच का डिफरेंस चाहिए, बिकॉज किसी चीज के बदले में तुम्हें कुछ और तो मिल गया ना. दैट वाज एन एक्सचेंज अप टू दैट. जो एक्स्ट्रा है वो एक्स्ट्रा यहाँ पे क्या होगा, कंसीडर होगा. तो दैट इज ए माइनस बी डिवाइडेड बाय सी. अंडरस्टूड? भाई मैंने कोई एसेट खरीदी, सपोज आई हैव परचेज्ड एन एसेट. मैंने एसेट खरीदी, लेट्स से मेरी ये रही, ये हो गई मेरी फिर से एसेट. हम ये एसेट कितने की? 10 लाख रुपीज. 10 लाख का इफ यू आर इशूइंग द शेयर, तब तो कुछ है ही नहीं ना. दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द असेट. सपोज करो 10 लाख के शेयर्स के लिए, 10 लाख के असेट के लिए यू आर इशूइंग 12 लाख. तो जो डिफरेंस है ए माइनस बी, वो डिफरेंस दे आर कंसीडरिंग हियर. वही तो एडिशनल यू हैव डिस्ट्रीब्यूटेड. मुझे एसेट दे दी तुमने 10 लाख की, मैंने तुम्हें 12 लाख क्यों दिए? डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम कहाँ से निकलेगी? इधर से ही निकलेगी ना. पढ़ो एक बार इसको वापस.
डन। मैम ये 7 में मैम मैम वहाँ पे बी बी क्या है वो दिया नहीं है। बी नंबर ऑफ शेयर्स इशूड एज अ पार्ट ऑफ कंसिडरेशन। वो तो सी है ना मैम, नहीं, डिवाइड करने के लिए। बी लिखा है। 7th पॉइंट में ही है अभी तो मैम। तो ये फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी क्यों लिया मैम? अपन कैरिंग अमाउंट क्यों नहीं लिया? नहीं ना, फेयर मार्केट वैल्यू क्यों लिया? क्योंकि लाइबिलिटी असेट है, मेरी असेट भले ही आज कितने की है, सपोज करो असेट मेरी बुक्स में कुछ भी लिखा है, बट आई विल टेक द फेयर मार्केट वैल्यू ना। इन्होंने रूल्स बना के रखे कि अगर मेरी एसेट है रीवैल्यू हो गई तो वुड यू टेक द रीवैल्यूड अमाउंट। तो वो बोल रहे कि क्या फेयर मार्केट वैल्यू थी इशू जब किया तुमने, हमको तो चाहिए फेयर मार्केट वैल्यू, या तुम्हारे पास क्रेडिट इन या शेयर कैपिटल कितना हो उसका लोअर। वो क्यों लोअर लेना चाहते हैं? व्हाई दे आर कंपेयरिंग इट विद द फेयर मार्केट वैल्यू? इफ समथिंग इज लोअर, लोअर के बाद दे विल सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम योर बायबैक प्राइस। तो तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम क्या होगा? इंक्रीमेंट होके आएगा। आर यू गेटिंग? डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम कब इंक्रीज होगी? जब तुम्हारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज रिड्यूसिंग। तुम्हारा हर जगह इसलिए तो लोअर लिखा है उन्होंने। लाइबिलिटी के लिए क्यों लिखा मैम फेयर मार्केट वैल्यू में? लाइबिलिटी के लिए देखो, व्हेन इट इज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट टाइप वाली लाइबिलिटी, उसकी भी तो वैल्यूएशन चेंज होती है ना। ठीक है, अच्छा एक काम करो, 7 का 8 और पढ़ो, 8 वाला और 8 वाला है शेयर इशूड और अलॉटेड ऑन सक्सेशन ऑफ कन्वर्जन ऑफ फर्म इनटू कंपनी और सक्सेशन ऑफ प्रोप्राइटरशिप फॉर्म बाय द कंपनी। इसमें क्या लिखा है? यहाँ पर भी शेयर इशू है। मैम ये मैम नोट 7 हाँ, बी डिवाइड बाय सी है, तो बी नंबर ऑफ शेयर्स इशूड एज पार्ट ऑफ कंसिडरेशन कैसे है? सी रहेगा ना वो तो। 8 में वही तो लिखा है, सही तो लिखा है, a माइनस बी डिवाइडेड बाय सी। तो 7th में मैम जो दिया है बी इज नंबर ऑफ शेयर्स इशूड एज पार्ट ऑफ कंसिडरेशन, एक्सप्लेनेशन में। देखो मेरी बुक में Issue ना price शायद ये कौन फिर ए और बी अलग है। C is यू आर missing. हैविंग May 23 की बुक? न्यू बुक ही है मैम मेरे पास भी। सी इज मिसिंग देयर। C is not there, ma'am. फीस तो नंबर ऑफ वो है, शेयर्स ही होगा। तो ये मैम वो मैम क्या यहाँ पे बी के B लिए is not there. लिखा है नंबर ऑफ शेयर्स। रुको मैं पुरानी बुक से एक बार चेक कर लेती हूँ। ये वाला करो तब तक, 8 वाला देखो। 7 को एक मिनट छोड़ो, आगे का कर लेते फिर मैं उसको चेक करके बता देती हूँ। 8 वाले पे पहले 8 वाले को भी स्किप करते हो, पहले 9 पे इजी वाला पार्ट। मैम बोनस शेयर्स और शेयर्स इशूड विदाउट कंसिडरेशन। अब एक चीज बताओ, व्हेन यू हैव इशूड बोनस शेयर विदाउट कंसिडरेशन, उनके लिए बेनिफिट क्या है? डू दे विल कंसिडर एनी कंसिडरेशन? वो तो उल्टा और बोलेंगे बोनस शेयर निल रखो। व्हाई? अगेन बायबैक प्राइस माइनस निल, तो ऑल टुगेदर तुम्हारी क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम, एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम में 20 प्लस 12 प्लस 4। फिर उसके बाद क्या है? शेयर्स इशूड ऑन कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, बॉन्ड, डिबेंचर। नाउ देयर इज कन्वर्जन, तो कन्वर्जन पे भी द अमाउंट रिसीव बाय कंपनी। अगर तुम कन्वर्ट कर रहे हो तो कन्वर्जन पे वॉट एवर अमाउंट हैज बीन रिसीव बाय कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट कन्वर्टेड इंस्ट्रूमेंट, वो तुम्हारा क्या था? इशू प्राइस। तो तुमने डिबेंचर इशू किए थे, डिबेंचर लेते वक्त क्या कर रहे हो? जो भी सपोज किसी के पास प्रेफरेंस शेयर्स है, यू आर गिविंग अमाउंट और तुम्हें वो प्रेफरेंस शेयर्स कितना मिल रहा है, तो वो बोलते हैं कि अमाउंट रिसीव बाय कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट सो कन्वर्टेड। ये क्या लिखा है? शेयर्स हेल्ड इन डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म। ये पता है क्या? व्हाट इज डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म? व्हाट इज शेयर्स हेल्ड इन डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म? मेट अकाउंट में रखे हुए थी। पहले क्या होता था? डीमटेरियलाइज मतलब फिजिकली शेयर्स भी ट्रेड होते थे। अब कैसा होता है? डीमट फॉर्म नहीं होता है। तो वो बोलता है शेयर्स हेल्ड इन डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म एंड व्हिच कैन नॉट बी डिस्टिंक्टली आइडेंटिफाइड, अमाउंट रिसीव फॉर इशू ऑफ शेयर्स ऑन द बेसिस ऑफ फीफो मेथड। मतलब क्या है? देखो पहले क्या होता था? इट वाज फिजिकल बेसिस पे शेयर्स कुड बी ट्रेडेड, अब हो गया डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में। अब मेरे को एक चीज बताओ, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा ना, डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म इज जस्ट नंबरिंग,
एक पासबुक जैसे क्या हो जाता है, तुम्हारे पास इतने शेयर्स है, इतने शेयर्स है, इतने शेयर्स है। सपोज रिलायंस कंपनी क्या है, 50,000 शेयर्स अलग अलग डेट पे आई हैव परचेज। अब एक शेयर उठा के देख लो, हाउ यू विल आइडेंटिफाइड इन डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म कि ये कौन सा शेयर तुमने सेल किया है, दैट यू हैव परचेज इन फर्स्ट लॉट, सेकंड लॉट, फोर्थ लॉट, थर्ड लॉट, कौन सा लॉट था जिसमें ये शेयर आया था। आर यू गेटिंग? कैन यू आइडेंटिफाई डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में कि वो कौन सा शेयर था, फर्स्ट लॉट में खरीदा वाला है जिसका बायबैक कर रहे हो, सेकंड वाला है, सेकंड लॉट वाला है, थर्ड है, फोर्थ है, यू हैव 50,000 शेयर, सिर्फ 5,000 यू हैव बायबैक। वो 5,000 को मुझे क्या पता वो कौन से लॉट का है, तो बोलते हैं कि फीफो मेथड अप्लाई करो। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के बेसिस पे यू विल आइडेंटिफाई कि इसका इशू प्राइस ये है। मतलब मैम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मतलब फर्स्ट में फर्स्ट लॉट में 1,000 शेयर्स लिए थे, तो पहले 5,000 यू हैव बायबैक, तो 5,000 में जो 1,000 शेयर्स है उसका इशू प्राइस क्या होगा फीफो के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद मैम सेकेंड लॉट जब मैंने परचेज किया था रिलायंस कंपनी के शेयर था 4,000 लॉट थे, तो आप अभी क्या कर रहे हो 5,000 बायबैक कर रहे हो, तो नेक्स्ट 4,000 का प्राइस क्या होगा, व्हाट वाज द प्राइस इन योर सेकेंड लॉट, दैट इज योर फीफो मेथड। आया, जो पहले आया वो पहले ही जाएगा। लास्ट, इन एनी अदर केस, किसी और केस में फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। ठीक है, हम लर्न करना है ये चैप्टर को, मैं फिर से बोलूंगी इट इज बी कैटेगरी, बट यस हाईलाइट को 3 चीजों को तुमको क्या करना है, स्टार मार्क करना है, दैट इज सेकेंड वाला, 7th वाला एंड 8th वाला, दिस 3। तो मैम क्या क्या दिया है फिर से आता है मैम, एनी अदर केस फेस वैल्यू, डीमटेरियलाइज्ड फाउंड फीफो। मैम वो कन्वर्जन के टाइम पे वट एवर अमाउंट इज रिसीव बाय द कंपनी। मैम फोर्थ क्या आएगा, अभी मैं 7th और 8th को रिवाइज नहीं कर रहा। मैम डीमर्जर के केस में वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, लिक्विडेशन में डीमर्जर के केस में प्रोपोर्शनेट वी कैलकुलेट और फिर उसको रिड्यूस करते हैं, दैट वी हैव डन इन लिक्विडेशन वाला पार्ट। मैम अमालगमेशन में क्या होगा, अमालगमेटिंग कंपनी व्हाटएवर अमाउंट इट इज रिसीविंग। ईसॉप में ईसॉप प्राइस और फेयर मार्केट वैल्यू, अमाउंट क्रेडिटेड और फेयर मार्केट वैल्यू व्हिचएवर इज लोअर। मैम एक सेकंड था ना जिसमें if something you have again distributed to the shareholder, तो ignore that, मतलब अगर तुम्हारा इशू प्राइस निकाल रहे तो यू विल नॉट सब्ट्रैक्ट दैट अमाउंट, क्योंकि उससे तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम क्या हो जाएगा और इंक्रीज हो जाएगा। और इन जनरल मैम सब्सक्रिप्शन के टाइम वट एवर सब्सक्रिप्शन प्राइस यू हैव रिसीव। अभी तब तक तुम अब क्या करो, ये एग्जाम्पल्स करो एंड आई विल राइट एंड एक्सप्लेन यू वो तुम्हारा 7th और 8th कंपेयर करके। ठीक है, you do these examples of buyback. सेवेंथ वाला इज ओनली a डिवाइडेड बाय b, वो गलत लिखा हुआ है, a माइनस b नहीं, इट्स ओनली a डिवाइडेड बाय b, उसको करेक्शन करो। मैम पुराने वाली बुक में a डिवाइड बाय b है मैम सीधा। हाँ वही बोल रहे हो कि ये गलत लिखा है, a माइनस b, ये नीचे वाला जो है ना तुम्हारा सक्सेशन वाला, वो वहां पे कॉपी पेस्ट हो गया है।
हो गया, समझा दूं? शुड आई एक्सप्लेन, फिर एक साथ करोगे? ओके मैम। Okay, ma'am. बेसिकली ना, ये जो पहला वाला है वो बोलता है कि असेट यू हैव इशूड, असेट तुमने परचेज किया, असेट के बदले में यू आर इशूइंग द शेयर्स। सिंपल सी बात है, या तो असेट की फेयर मार्केट वैल्यू देखो एज वी हैव डन इन ईसॉप, या तो फेयर मार्केट वैल्यू देखो, या फिर वॉट एवर अमाउंट यू हैव क्रेडिटेड टू योर शेयर कैपिटल विच एवर इज लोअर। ये जितना भी होगा उसको पर शेयर के वाइज यू कैन डिवाइड, बिकॉज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, क्योंकि तुमने ओवरऑल कंसिडरेशन पे किया है ना। सपोज ये मेरी एक असेट है, ठीक है, दिस इज एन असेट, सपोज ये असेट इज फॉर 10 लाख रुपीज एक्चुअली, ठीक है, ये 10 लाख रुपीज के आई एम पेइंग शेयर्स। अब मैं एज अ कंसिडरेशन पूरे शेयर्स पे कर रही हूँ ना, तो पर शेयर का प्राइस निकालने के लिए डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो फेयर मार्केट वैल्यू देखो उसकी, डन। इसको किससे कंपेयर करोगे? व्हाट यू हैव क्रेडिटेड टू योर शेयर कैपिटल, विच एवर इज लोअर ले लो, एंड विच एवर इज लोअर को डिवाइड बाय द नंबर ऑफ शेयर, तो पर शेयर का यू विल गेट द इशू प्राइस, डन। सेकंड क्या है, ये ज्यादा अच्छा कब समझ में आता है? व्हेन यू विल डू दैट कैपिटल गेन, बिकॉज कैपिटल गेन में दे हैव गिवन कन्वर्जन, कि व्हेन मैम कौन कौन सा कन्वर्जन है? कन्वर्जन फर्म इनटू कंपनी, और फर्म गेटिंग कन्वर्टेड इनटू कंपनी, देयर आर सर्टेन कंडीशंस। जब भी फर्म कंपनी में कन्वर्ट होती है उसकी कुछ कंडीशन है, दैट यू विल फाइंड इन कैपिटल गेन। या फिर मैम प्रोप्राइटरशिप इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू कंपनी, तो हो जाओ कन्वर्ट, लेकिन कन्वर्जन के डेट की मुझे चाहिए बैलेंस शीट। When my firm is getting converted into company या फिर proprietorship is getting converted into company, as on date of conversion, वो वैल्यू क्या थी? क्योंकि that is the conversion that is important. मैम as on date of conversion चेक करते हैं हम बुक वैल्यू, बुक वैल्यू ऑफ असेट, बुक वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी। मैम एक सेकंड, बाय बुक वैल्यू ऑफ असेट, बाय बुक वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, नेटवर्थ वी विल ट्राई टू कैलकुलेट कि उस दिन बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग व्हाट वाज द नेटवर्थ ऑफ आइदर द फर्म और नेटवर्थ ऑफ आइदर द प्रोप्राइटरशिप, और उसको हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ शेयर्स से, तो ये पता चल जाएगा कि आज के दिन तुमने फर्म से कन्वर्ट होते होते कंपनी में कितने प्राइस के शेयर्स कन्वर्ट किया। आर यू गेटिंग? समझ में आया? तो यू हैव टू टेक ऑन दैट डेट बैलेंस शीट। बैलेंस शीट मैम इस बार क्यों आप फेयर वैल्यू नहीं ले रहे? बिकॉज यहाँ एक्चुअल रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कुछ नहीं है, it is just a conversion that is taking place, it is not about revenue recognition. So in such a case एक ही चीज देखना, book value of asset, book value of liability, net worth, this net worth divided by the number of shares, मतलब फर्म से कंपनी पे इस वैल्यू पे मेरे शेयर्स गए थे, डन। मैम अगेन इसमें क्या लिखा है? इसमें भी लिखा है TDS TCS एंड एडवांस टैक्स, दिस इज नॉट योर असेट, तुमने ही पे करके रखा है, तुम्हें ही क्या है क्रेडिट मिलेगा, दिस इज नॉट योर एक्चुअल असेट। तो TDS TCS एडवांस टैक्स इज नॉट योर दैट असेट। और मैम लाइबिलिटी में क्या क्या लिखा है? सेम यू हैव डन, कैपिटल, सरप्लस, रिजर्व, प्रोविजन, ये सारी चीजें हम जब जब वैल्यूएशन करें, कांट आई से दिस everywhere in the valuation, liability में capital reserve is not counted, reserves and surplus is not counted, provision for liability, provision for expense is not counted as your liability. इसका मतलब मेरे को क्या करना पड़ता है? इंस्टेड ऑफ मेकिंग एग्जिट टैक्स, इंस्टेड ऑफ मेकिंग वैल्यूएशन रूल, एक और चीज, ये तीसरा भी वैल्यूएशन आई विल गिव यू, तो सारे चार्ट हमारे साथ सामने होंगे, देन वी कैन एक्सप्लेन प्रॉपर्ली, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स यू कैन डू, कर लो एक बार। ये मैम 7th पॉइंट का जो नोट है मैम, उसके अंदर ये कैश को इग्नोर करना है मैम। बोलो। ये 7th पॉइंट के अंदर लिखा हुआ मैम, वेयर बोथ द शेयर्स एंड मनी इज गिवन, द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट शैल बी कंसीडर्ड ओनली टू द पोर्शन ऑफ कंसिडरेशन पेड बाय शेयर। तो ये कैश इग्नोर करना है मैम। एक सेकंड, इग्नोर करना।
where both shares and money is given are in. फिर से पढ़ो उसको सुष्मित, एक बार और रीडिंग करो उसकी. Why you will consider the cash you have paid? Suppose I am purchasing again this asset, and इस asset को purchase करने के लिए I am paying cash as well as shares. जब cash और shares पे करो तो मुझे तो issue price सिर्फ share का चाहिए ना. I will ignore cash. यहाँ पे ये rule किसके लिए? Rule is with respect to only calculation of issue price of the shares. कि तुम्हारा issue price shares के respect में क्या है? Because share का ही तो valuation we are doing 115Q में. तो इसके लिए फिर ऑब्वियसली कैश इफ यू हैव पेड उसको थोड़ी ना दे रहे, क्योंकि हम सिर्फ कैश के रिस्पेक्ट में चेक कर रहे हैं. बायबैक कैश का होता है, हाँ शेयर्स का होता है. कैश का क्या बायबैक है? नहीं मैम, मेरे को लगा कि जैसे कि मैम इंड एस 16 के अंदर होता है ना कि फेयर वैल्यू ऑफ गिवन अप एसेट प्लस कैश गिवन. डोंट मिक्स एफआर. क्यों एफआर मिक्स मत करो यहाँ पे, क्योंकि वो इनकम टैक्स एंटायरली डिफरेंट है. यहाँ पे कभी भी तुम्हें एफआर का कोई लिंकेज नहीं मिलेगा. ठीक है, तो whenever you want to link FR only go for audit, और जब ऑडिट को लिंक करना है लॉ पे जाओ. ठीक है, चलो do the questions, these examples. देख के सॉल्व मत करना, सोच सोच के करो. For exam question 6 and 8 you will again revise. इसमें जो question 6 और 8 दिया, at least for exam you will revise this. Only this two. Done, ma'am.
And मैम एक बार फोर्थ वाला बता दीजिए ना। फोर्थ वाला नहीं समझ आया मैम। ये शेयर्स इशूड ऑन ESOP वाला लोअर होना चाहिए ना मैम, ये 70 क्यों लिया है? लोअर है ना मैम। हाँ लिखा हुआ तो है, लोअर फेयर मार्केट वैल्यू एंड क्रेडिट टू द सिक्योरिटी शेयर कैपिटल एंड सिक्योरिटी प्रीमियम्स टू द इशू प्राइस 70 fair market value is 70 and this 50. एक बार रिकंसिडर करो इसको। वो जो नीचे ब्रैकेट में कुछ लिखा है ना, एक बार उसको पढ़ो थोड़ा सा टुकड़े टुकड़े में। The amount credited to share capital and fair market value both are 70 only. Wait, Karthik, let others also. The journal entry. You got it? Sushmit, बोलो समझाओ। गणेश तुमको आया? 100 मैम, 100 रुपीज प्राइस है उसकी, 30 तो का। ऐसे मैम इसका जर्नल एंट्री ये होगा क्या मैम? कैश और बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल टू ESOP एक्सपेंसेस और टू जो भी प्रीमियम है रिजर्व एंड। अच्छा एक चीज बताओ, 2 ESOP एक्सपेंस कैसे कर सकते हो? वो तो 30 रुपीज, है ना expense? 30 रुपीज ESOP अक्षय करेक्ट करेक्ट ESOP एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग। अक्षय समझाओ। अक्षय या फीमेल वर्जन। नहीं मैम, मुझे भी नहीं समझ रहा है। कार्तिक क्या समझा रहे थे, बोलो फिर। No, actually the fair market value is 70 and ESOP issue price is 40 and the expense will be 30, so it will be both the share credit to share capital will be 70 only and fair market value is also 70, so there is no lower of something, so both are same only. क्या समझ में आया बताओ। एक SBP रिजर्व बन जाएगा और एक इक्विटी चल जाएगा, तो उसके कारण क्रेडिट तो वही हुआ। सबसे पहले ये बताओ फेयर मार्केट वैल्यू कितना है? 70 है 70। मैम, वो एक्सपेंस बन जाएगा 30 का। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस आ जाएगा मैम 30 का ऊपर। 30 का, बाकी का तुम्हारा किस में जाएगा? इक्विटी शेयर एंड सिक्योरिटी प्रीमियम। कैश अकाउंट डेबिट, एम्प्लॉय बेनिफिट अकाउंट डेबिट टू SBP रिजर्व हो जाएगा और 2 इक्विटी शेयर्स इशू हो जाएंगे। ऐसा होगा मैम। लिख के समझा देती हूँ। बोलो चिराग। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस डेबिट होगा मैम, करेक्ट। कितना होगा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस? कार्तिक बोलते जाओ स्टेप बाय स्टेप्स। सबसे पहले व्हाट इज फेयर मार्केट वैल्यू? कार्तिक 70 ma'am. What should be the journal entry? Tell me. Employee benefit expenses is 30 and this ESOP
कैश अकाउंट होगा ना No, share capital credit will be 10 rupees and 60 rupees is premium. क्रेडिट इज 10, 60 इज प्रीमियम. अब एक चीज बताओ मुझे, क्या नाम है कार्तिक, इफ यू आर सेइंग Yes, कि ma'am. एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 30 टू इक्विटी शेयर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, इफ यू आर सेइंग इधर 60 इधर 10, तो ये बीच का क्या? Don't remember the journal entry, but the credit entries, like I am knowing that amount should be 70 only. Cash will receive, no? What? Specifically why I am focusing more on this question, मैं तुमसे क्यों बुलवाना चाहती हूँ भाई, कल भी तो डिस्कशन किया था तुमने इसका इंडेक्स 102, तो क्यों मैं आंसर दूं तुमको? आई वांट इसके यहाँ क्या आएगा? The Yes. logic is okay कि 70 हो रहा है, that logic is okay कि anyhow it will be coming to be 70, but मुझे जर्नल एंट्री तुमसे चाहिए इसकी. फोकस इसलिए बोल रही हूँ, वो लास्ट लाइन पे वो ब्रैकेट में लिखा है, फोकस करो उस पर. ये यूं करने से कुछ नहीं होगा. ये हाउ तुम्हारे पास आज रात का पूरा टाइम है, सुबह मुझे तुम ही बताओगे. अब इतना भी बोल दिया, यू हैव डन इंडेक्स 102. अब इंडेक्स 102 करने के बाद व्हाई वी आर अनएबल टू डू दिस जर्नल एंट्री? ठीक है, नहीं तो मैं तो हुई बताना तो मेरे को ये अल्टीमेटली तुम तो बोल दो नहीं आया, खत्म हो गई बात, अब बता दो. बट ट्राई तो कर लो. इंडेक्स 102 यू हैव डन. उस लाइन को तुम रीड करोगे ना, यू विल क्रैक दैट. बस तुम उसको ढंग से रीड ही नहीं कर रहे. अननेसेसरी का कंफ्यूजन दे के रखा है जीवन में खुद को. ठीक है, चलो. तो टुमारो वी विल डू फर्स्ट हाफ में, मतलब फर्स्ट हाफ एन आवर तुम्हारा ये वाला टॉपिक, जिसमें मुझे लगता है शेयर बेस्ड पेमेंट पहले समझाना पड़ जाएगा. एक मिनट. एंड देन वो चैरिटेबल ट्रस्ट वाले एडजस्टमेंट, एंड वी विल स्टार्ट 9 o'clock पे रिटर्न ऑफ इनकम. ठीक है, हाँ बोलो.